बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। फैक्ट्स या हकाइक हज़रात क्या होते हैं? हकाइक कहानी की तरह होते हैं और आप जब तक किसी कहानी का दूसरा पहलू या उसका दूसरा एंगल नहीं देख लेते उस वक्त तक वो स्टोरी मुकम्मल नहीं होती। वैसे कहानी का एक पार्ट मैं आपको सुनाता हूं, आप सुन लेते हैं, लेकिन ये कहानी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक आप दूसरे फरीक का मौक़िफ़ नहीं सुनेंगे। ये बिल्कुल जुर्म जैसी सूरत हाल होती है। जुर्म में एक शख्स मुद्दई होता है और दूसरा मुल्जिम, और अदालत उस वक्त तक सजा और जुर्म का तयन नहीं करती जब तक दोनों फरीकैन की स्टोरी नहीं सुन लेती। मैं इस सूरत हाल को समझाने के लिए आपके सामने अमेरिका का एक गैर मामूली वाकया रखूंगा। 1956 में अमेरिका में एक बहरी जहाज तेल लेकर जा रहा था। यह जहाज अचानक अपने रूट से हटा, समंदर में मौजूद एक चट्टान से टकराया और पाश पाश हो गया। हादसे के बाद जहाज के कप्तान को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे हादसे की वजह पूछी गई। कप्तान ने बताया वो जहाज के डेक पर खड़ा था, आसमान बिल्कुल साफ था। अचानक आसमान से आबशार की तरह पानी डेक पर गिरा और पानी के साथ ही आसमान से एक मोटी ताजी भैंस नीचे गिरी। भैंस के गिरने से जहाज का तवाज़ुन बिगड़ा और यह चट्टान से टकरा गया। यह एक अजीब किस्म की स्टोरी या जवाब था और कोई भी नॉर्मल शख्स इस स्टोरी पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। मुझे यकीन है आप भी इस पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आसमान बिल्कुल साफ हो और आसमान से अचानक आबशार की तरह पानी गिरे और जरा देर बाद एक धमाके के साथ आसमान से एक भैंस नीचे गिर जाए तो इस पर कौन यकीन करेगा? कप्तान की बात पर भी किसी ने यकीन नहीं किया था। ऑयल कंपनी ने उसको झूठा करार दे दिया, पुलिस ने उसे मुजरिम डिक्लेयर कर दिया और आखिर में नफ्सियातदानों ने भी इसे पागल और झूठा करार दे दिया। कप्तान को पागल खाने में दाखिल कर दिया गया। यह वहां 25 साल तक कैद रहा और इस कैद के दौरान यह हकीकतन पागल हो गया। यह ख्वाहिशात कहानी का एक पहलू था और इस पहलू को देखने, सुनने और पढ़ने वाले इस कप्तान को पागल या झूठा ही कहेंगे। अब आप इस कहानी का दूसरा एंगल भी मुलाहिजा कीजिए और इस एंगल के आखिर में आपको ये कप्तान दुनिया का मजलूम तरीन शख्स दिखाई देगा। इस वाकये के 25 साल बाद एयरफोर्स के एक रिटायर्ड अफसर ने अपनी याददाश्तों पर मबनी एक किताब लिखी। इस किताब में उसने इंकशाफ किया कि 1956 में एक पहाड़ी जंगल में आग लग गई थी और उसे आग बुझाने का टास्क दिया गया था। उसने एक जहाज के साथ पानी का एक बहुत बड़ा टैंक बांधा। वो इस टैंक को झील में डुबोकर भरता, जंगल के ऊपर जाता और पानी आग पर गिरा देता और टैंक भरने के लिए दोबारा झील पर चला जाता। वो एक बार पानी का टैंक लेकर जा रहा था कि उसे अचानक टैंक के अंदर उछल कूद महसूस हुई। उसे यूं महसूस हुआ कि टैंक के अंदर कोई जिंदा चीज चली गई है और अगर उसने टैंक नीचे ना गिराया तो उस चीज की उछल कूद से उसका जहाज गिर जाएगा। उसने फौरन टैंक खोल दिया। टैंक से पानी की आबशार सी नीचे गिरी और उसके साथ ही एक मोटी ताजी भैंस भी नीचे गिर गई। ये पानी और भैंस नीचे बहरी जहाज के डेक पर गिरी। आप अब कहानी के इस पहलू को पहले एंगल से जोड़कर देखिए, आपको सारा सिनेरियो तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। लिहाजा नाज़रीन याद रखिए, आप जब तक दूसरे फरीक का मौक़िफ़ न सुन लें उस वक्त तक आप किसी शख्स की कहानी, किसी शख्स की दलील पर यकीन न करें, क्योंकि जब तक मुल्ज़िम और मुद्दई का मौक़िफ़ सामने नहीं आता उस वक्त तक सूरत हाल कभी वाज़ेह नहीं होती। ख्वाजा इल्ताफ़ हुसैन के बयान ने चंद दिन कबल सियासत के बहरी जहाज पर माशाअल्लाह की भैंस गिरा दी थी, जिसके नतीजे में सारा जमहूरी निजाम हिल कर आ गया। बयानात की इस भैंस का क्या नतीजा निकलता है, इसका तयन हम स्टोरी का दूसरा एंगल सामने आने तक नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक बात तय है कि इस बयान ने पाकिस्तान में जमहूरियत के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या हम जमहूरियत को डिजर्व भी करते हैं या हम इसको डिजर्व बिल्कुल नहीं करते। नाज़रीन, जमहूरियत दुनिया का बेहतरीन निजाम है, लेकिन दुनिया का यह बेहतरीन निजाम पाकिस्तान में इतना इफेक्टिव क्यों नहीं है? पाकिस्तान में जमहूरियत परफॉर्म क्यों नहीं करती? और क्या हमें वाकई जमहूरियत तर्क करके मुल्क को फौज के हवाले कर देना चाहिए? और अगर हम इस मुल्क को फौज के हवाले करते हैं तो ये किसका फेलियर होगा? आवाम का, सियासतदानों का या फिर फौज का? ये हमारा आज का मौजू और हम छोटे से वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।